तो वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाइन दशु विनायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई हो सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका है। 125 क्वेश्चनों के हमने लगभग आपके 9 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। और डेली मैं आपको 35 क्वेश्चंस तो कराती हूँ, उसके साथ साथ में लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस आपको ओरल से करा देती हूँ। तो यहाँ पर आपका 70-80 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है मेरी मात्र 20 मिनट की वीडियो से। तो आइए अपनी सेशन को बिना समय गवाए स्टार्ट करती हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और आज हमारा न्यू प्रैक्टिस सेट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। मुख्य भोजन के अंत में कोई व्यंजन अवश्य परोसना चाहिए, खट्टा, मीठा, तीता या फिर रफीज़। तो मुख्य भोजन यानी कि जब हम भोजन खा लेते हैं तो भोजन के अंत में हमें मुख्य के लिए कौन सा व्यंजन परोसना चाहिए? तो मीठा व्यंजन। आपने देखा होगा जब हम लोग या रेस्टोरेंट में या कहीं पर डिनर पर जाते हैं या अपने घर में डिनर पर खाना खाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, खाना खाने के बाद हमें मीठी चीज़ चाहिए होती है, हम लोग मीठा लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है, तो बी आंसर इस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ये जो आपका हेलियोबैक्टर है, इससे कौन सा रोग आपका उत्पन्न होता है? पेप्टिक अल्सर, टाइफाइड, हैजा, कब्ज। तो ये हेलिकोबैक्टर से पेप्टिक अल्सर होता है। ए आंसर इस राइट हो जाएगा। टाइफाइड किस कौन से जीवाणु से होता है? ये साल्मोनेला जीवाणु से होता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से आपका टाइफाइड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जन्म से 8 से 12 मास के बच्चे की विकास अवधि कहते हैं? टाइलर, शैशव, टीन आयु या पीयर। तो 8 से 12 मास के बच्चे की अवधि को क्या कहती हैं? शैशव अवस्था कहा जाता है। ठीक है, टीन आयु किसको कहा जाता है, जरा मेरे को बताइए। टीन आयु कहा जाता है एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था को। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए लक्ष्य समूह किया गया है 15 वर्ष से कम, 35 से 44 वर्ष, 15 से 35 वर्ष या 15 से 65 वर्ष। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए कौन सा लक्ष्य समूह निर्धारित किया गया है? 15 से 35 वर्ष। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय साक्षरता योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये आपकी 5 मई 1988 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ICMR 2010 द्वारा दी गई एक मध्यम श्रेणी के पुरुष के लिए थायमिन की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता कितनी होती है? तो ICMR 2010 के द्वारा थायमिन की जो प्रस्तावित मात्रा होती है 1.4 मिलीग्राम प्रति दिन होती है, यानी कि बी आंसर इस राइट हो जाएगा इसमें। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ICMR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ICMR की फुल फॉर्म मेरे को बताइए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ICMR की जो फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एलिन नामक यौगिक निम्नलिखित में से पाया जाता है? लहसुन में, हल्दी में, लौंग में या दालचीनी में। तो एलिन तत्व आपका किस में पाया जाता है? लहसुन में पाया जाता है। ए आंसर इस राइट हो जाएगा। लौंग में आपका एजिनोल तत्व पाया जाता है। हल्दी में आपका कौन सा तत्व पाया जाता है? करक्यूरिन तत्व पाया जाता है। कौन सा? करक्यूरिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे क्लासिफाइड वर्ग के अंतर्गत विज्ञापित किया जाता है? नौकरी के लिए रिक्त स्थान, वैवाहिक या कॉफ़ी पाउडर या साइकिल। तो यहाँ पर आपका ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लासिफाइड वर्ग के अंतर्गत नौकरी के लिए रिक्त स्थान व वैवाहिक चीज़ों को विज्ञापित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पैटर्न बनाने की सर्वाधिक तेज विधि कौन सी है? ड्राफ्टिंग है, ड्रेपिंग है, रिवर्स इंजीनियरिंग है या सपाट पैटर्न बनाना। तो पैटर्न बनाने की जो सर्वाधिक तेज विधि है आपकी वो है सपाट पैटर्न बनाना। ये आंसर इस राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित में से हैं? क्रेटिनिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, व्हाइट स्पॉट, मानसिक दुर्बलता। तो आयोडीन की कमी से कौन से रोग होते हैं आपके? क्रेटिनिज्म होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है और मानसिक दुर्बलता होती है। व्हाइट स्पॉट जो है ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है, न कि आयोडीन की कमी से। तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा, चौथा कहाँ पर आ रहा है देखिएगा। ए आंसर ए में आ रहा है आपका। ए आंसर इस राइट हो जाएगा 9 क्वेश्चन का। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्यक्ति भेदों को मिटाने के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए लंबा, औपचारिक, अनौपचारिक या लचकपूर्ण। तो व्यक्ति भेदों को मिटाने के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए आपका इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबल, यानी कि अनौपचारिक व लचकपूर्ण। ये आपका डी आंसर इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। फल जैसे आम, पपीता, आड़ू तथा खुमानी स्रोत होते हैं। तो ये किसके स्रोत होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट के भी होते हैं, कार्बोज के भी होते हैं, घुलनशील रेशे के भी होते हैं, मगर ये प्रोटीन के नहीं होते हैं। प्रोटीन के जो स्रोत होते हैं वो आपके दालें वगैरह होती हैं। फल, आम, पपीता, आड़ू नहीं होते हैं। खुमानी जो है, खुमानी आपका आयरन का स्रोत प्रमुख माना जाता है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि बी आंसर इज राइट हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कपड़े को चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा कौन सी है? स्वेडिंग है, गीगिंग है, सीरे है या फ्लॉकिंग है? तो कपड़ों को चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा है आपकी फ्लॉकिंग। डी आंसर इज राइट हो जाएगा 12th का। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, व्यवहार परिवर्तन में उपयोग की गई तकनीक के जो एक विशेष प्रतिक्रिया पर संभाव्य सुदृढ़ीकरण में शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सी है? क्लासिफिकल कंडीशनिंग है या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग है, संज्ञानात्मक चिकित्सा या विश्लेषण चिकित्सा? ऑपरेंट डी आंसर जो है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये आपकी संभाव्य सुदृढ़ीकरण में शामिल की गई है। ठीक है, 13 का डी आंसर इज राइट हो जाएगा। परिवार के आर्थिक साधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विविध लक्ष्य, एकल लक्ष्य, विविध मान्यताएं, दुर्लभ संसाधन या फिर कौन से? तो यहाँ पर आपके परिवार के जो आर्थिक साधन हैं वो आपके माने गए हैं पहला और चौथा, यानी कि विविध लक्ष्य और दुर्लभ संसाधन जो होते हैं परिवार के आर्थिक साधन से संबंधित होते हैं। तो सी आंसर इज राइट हो जाएगा 14 क्वेश्चंस का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अहम का कार्य आधारित होता है। अहम का कार्य किस पर आधारित होता है? सुख सिद्धांत पर, वास्तविकता सिद्धांत पर, प्रतिवर्ती क्रियाएं पर या व्यावहारिक अनुभव पर? तो अहम का जो कार्य आपका आधारित होता है वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु लचकदार नहीं है? नियोप्रीन, स्पैंडेक्स, इलास्टिन या विस्कोस? तो लचकदार कौन सा तंतु नहीं है आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो विस्कोस है ये आपका लचकदार नहीं है। विस्कोस की खोज किसने की थी? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। रेफ्रिजरेटर के संपीड़क में जो गैस होती है वह क्या है? फ्रेओन 10 है, फ्रेओन 11 है, फ्रेओन 12 है या फ्रेओन 13 है? तो रेफ्रिजरेटर के जो संपीड़क यानी कि कंप्रेसर में जो गैस होती है वो फ्रेओन 12 होती है। निम्नलिखित उपकरणों द्वारा मूल्यांकन उपलब्धि की जा सकती है? जुड़वा तुलना में या पीईआरटी में, उच्च पदार्थ में या कार्य विनिर्देश में या समीक्षात्मक विधि में या प्रबल वितरण में? तो यहाँ पर आपको मूल्यांकन की उपलब्धि के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जुड़वा तुलना होगा, उच्च पदार्थ होंगे और समीक्षात्मक विधि होगी और प्रबल वितरण होगा। ठीक है, ये आंसर इज राइट हो जाएगा 18 क्वेश्चंस का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एनसीपीसीआर एक स्वायत्त संस्था है जो प्रतीक है। ये किसका प्रतीक माना जाता है? एनसीपीसीआर माना जाता है बाल अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, एनसीपीसीआर का जो ये स्वायत्त संस्था है ये किन लोगों के लिए है? बाल अधिकारों की रक्षा के लिए है ये। ठीक है, नेक्स्ट है डेनियर ग्राम में भार है। एक डेनियर में कितने धागा होता है आपका एक डेनियर में? और ये जो डेनियर है ये कैसे रेशो को नापता है ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। ये डेनियर स्टेपल से रिलेटेड होता है या फिर फिलामेंट से? तो ये डेनियर आपका फिलामेंट रेशो से रिलेटेड होता है। और डेनियर ग्राम में जो भार है धागे का 9000 मीटर का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए या ध्यान रखना है। ठीक है, 20 का आपका ये आंसर इस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रबंध के कार्यों से संबंध है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध के कार्यों से संबंध है? हेनरी फेयोल, टेलर, गिलब्रेथ, एल्टन मेयो? तो हेनरी फेयोल जो है ये प्रबंध के कार्यों से संबंधित है। ये आंसर इस राइट हो जाएगा।
वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस पर लगाया जाता है? एसिड वैल्यू, सैपनिफिकेशन या वेंडिक तरीका या आयोडीन वैल्यू? तो असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान आयोडीन वैल्यू के द्वारा लगाया जाता है। अब आप मेरे को ये बताइए, असंतृप्त वसा को जब हम संतृप्त वसा में बदलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, जब हम असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदलते हैं तो उसको हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। और यानी कि वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है इस हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में। ठीक है, अब बात आती है संतृप्त वसा को असंतृप्त में बदलना। अभी तो मैंने आपको बताया असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदलने को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है, लेकिन जब हम संतृप्त वसा को असंतृप्त वसा में बदलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है शीत सहनीकरण। ठीक है, दोनों चीजें आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 ग्राम वसा से हमें कितनी कैलोरी मिलती है? 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी मिलती है। और वसा जल में घुलनशील है या नहीं है? तो वसा जल में अघुलनशील होती है, यानी कि जल में घुलनशील नहीं होती है वसा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वसा हमारे शरीर में जाने के बाद किस में टूटता है? तो ये ट्राइग्लिसराइड में टूटता है, इतना भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं वसा के बारे में। वसा का पाचन करने में कौन सा पदार्थ हमारा सहायक होता है? तो ये जो आपका लाइपेज होता है यह वसा का पाचन करने में सहायक होता है, लाइपेज जो तत्व होता है आपका। नेक्स्ट है, इनमें से अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई है मॉर्फीन, फोनीम, सिंटैक्स, सीमेटिक्स। यहाँ पर अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई के बारे में पूछ रहा है, तो अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई आपकी मॉर्फीन है। ठीक है, ये आंसर इस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से अनुवांशिक प्रोग्राम के कारण विश्वव्यापी का अनुकूलन परिवर्तन शामिल है? प्रैग्मैटिज्म, सेकेंडरी एजिंग, इमेजिनरी ऑडियंस या सेंसेंस? यहाँ पर अनुवांशिक प्रोग्राम के कारण विश्वव्यापी एवं अनुकूल परिवर्तन शामिल के बारे में यहाँ पर आपसे बात कर रहा है, तो आपका इसमें हो जाएगा सेंसेंस। क्या हो जाएगा? सेंसेंस। यहाँ पर बात कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ट्विल रेखिका रचनाएं हैं? डायपर, होपसैक, डायमंड, हैरिंगबोन या हैके बैंक? तो यहाँ पर ट्विल जो रेखिका की रचनाएं हैं वो आपकी एक डायपर है, डायमंड है और हैरिंगबोन है। तो पहला, तीसरा, चौथा कहाँ पर आ रहा है? बी आंसर इस राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन घटकों पर सिलवट पड़ना निर्भर करता है? अभिविन्यास की कोटि पर, क्रिस्टलीयता, स्फैटिकता की कोटि पर, तनाव की मात्रा पर, बंधनों का घनत्व, डेंसिटी ऑफ बॉन्ड्स पर? तो यहाँ पर आपका 26 का हो जाएगा सी, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा। अभिविन्यास की कोटि, क्रिस्टलीयता एवं स्फैटिकता की कोटि और बंधनों का घनत्व। तनाव की मात्रा इसमें नहीं आएगा, सी आंसर इस राइट हो जाएगा आपका। शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतर रेटिनॉल में किस इंद्रिय द्वारा होता है? तो ये किस इंद्रिय द्वारा होता है? रेटिनॉल का रूपांतरण आपका यकृत यानी कि लीवर के द्वारा होता है। निम्नलिखित कम अवशेष वाले खाद्य पदार्थ हैं? दही, दूध, मैदा, चिकन, फल। तो कम अवशेष वाले खाद्य पदार्थ की अगर हम बात करें तो इसमें आएगा आपका दही, मैदा और चिकन। ए, सी और डी कहाँ पर आ रहा है? बी आंसर इस राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, अति लाभकारी, शिक्षाप्रद एवं आत्मनिर्भर बनाने वाले बच्चों के खिलौने होते हैं? गुड्डे, गुड़िया एवं चूल्हा चक्की के खिलौने, फूलों की आकृति नुमा खिलौने या पहिएदार रेल व बस वायुयान के खिलौने? तो अति लाभकारी, शिक्षाप्रद एवं आत्मनिर्भर बनाने वाले बच्चों के जो खेल खिलौने होते हैं वो पहिएदार रेल, बस और वायुयान के खिलौने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उच्च तापमान युक्त आयोनाइज्ड गैस से चलने वाले तीव्रगामी जेट द्वारा कटिंग सामग्री की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लेजर कटिंग कहते हैं, प्लाज्मा कटिंग कहते हैं, फिर वाटर जेट कटिंग या डाई कटिंग? तो यहाँ पर उच्च तापमान युक्त आयोनाइज्ड गैस से चलने वाले तीव्रगामी जेट द्वारा कटिंग सामग्री को
कहा जाता है प्लाज्मा कटिंग। ठीक है, बी आंसर इज राइट हो जाएगा। प्रबंधन के किन उपकरणों का प्रयोग शीर्ष के सूची स्तर पर किया जाता है? स्टाफ ड्यूटी सूची, मेनू, विक्रय आयोजना, विस्तारण, लीडरशिप, समय और कार्य। तो प्रबंधन के उपकरणों का प्रयोग शीर्ष के सूची स्तर पर किया जाता है विक्रय आयोजना और आपका विस्तारण और आपका लीडरशिप, यानी कि सी आंसर इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, पोषण उन प्रतिक्रियाओं का संयोजक होता है जिनके द्वारा जीवित प्राणी अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए अपने अंगों की पुष्टि एवं उनके पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है। यह उक्ति किसकी है? टर्नर की है, गोवर्धन की है, हार्टले की है या फिर किसी की भी नहीं है? तो यह युक्ति आपकी है टर्नर की। इस तरीके के प्रश्न थोड़े लंबे होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन चीज़ों को बिल्कुल ना छोड़ें और इन चीज़ों को अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्राणी वन भोज्य पदार्थ तथा वानस्पतिक भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। ऐसा प्राणीज खाद्य पदार्थ कौन सा है जो दोनों से, वनस्पति भोज्य व प्राणीज भोज्य दोनों से हमें प्राप्त होता है? खनिज लवण, वसा, प्रोटीन या विटामिन? तो ये जो आपका विटामिन्स है ये हमें वसा एवं वनस्पतिक व प्राणी दोनों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, चिकनकारी में निम्नलिखित कढ़ाई के टांकों को में से उभरा हुआ प्रभाव कौन से टाँके उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर आपका फंदा और मुर्री जो है ये उभरा हुआ प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो बी आंसर इज राइट हो जाएगा 34 में। नेक्स्ट है, बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब नियमित हुआ था, यानी कि ये अधिनियम आपका कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2012 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस बार आपसे पूछा जाए। यौन अपराधों से भी रिलेटेड एक न एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा या याद रखना है। ठीक है, यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम। मॉरिओनेटस आपसे पूछा जा सकता है कि यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम किससे रिलेटेड है? बच्चों से, महिलाओं से, बूढ़ों से? तो ये भी आपको याद रखना है, ये बच्चों से संबंधित है। मॉरिओनेटस को और क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग कठपुतली, रोड या छड़ी कठपुतली या छाया कठपुतलियाँ या अंगुल कठपुतलियाँ? तो मॉरिओनेटस को आपका और क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग कठपुतली कहा जाता है या फिर छड़ी कठपुतली कहा जाता है? मॉरिओनेटस को स्ट्रिंग कठपुतली कहा जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है ये जो स्ट्रिंग कठपुतली है ये दृश्य साधन है या श्रव्य है या फिर दोनों? तो ये जो स्ट्रिंग कठपुतली है आपका दृश्य श्रव्य दोनों में ही आएगा। यहाँ पर मैं एक और बता देती हूँ, विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है ये आप मेरे को बताइए। विश्व कठपुतली दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस बार आपसे पूछा जा सकता है वो, तो ये आपको याद रखना है। विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और ये जितनी भी आपकी कठपुतलियां हैं दृश्य श्रव्य दोनों में ही आती हैं। ठीक है, निम्नलिखित डाई में से कौन सी डाई कैटायनिक प्रकृति की है? एसिड डिस्पर्स या फिर आपकी बेसिक या डाइरेवर्ट? तो ये जो आपकी बेसिक डाई है ये कैटायनिक प्रकृति की मानी जाती है। सी आंसर इज राइट हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित दृश्य सामग्री में से कौन सी नॉन प्रोजेक्टेड सामग्री है? तो नॉन प्रोजेक्टेड सामग्री आपकी कौन कौन सी आती हैं? चार्ट, पोस्टर, स्लाइड्स या ग्राफ? तो ये जो आपका पहली चार्ट, पोस्टर और आपका ग्राफ जो है ये नॉन प्रोजेक्टेड सामग्री मानी जाती है, यानी कि डी आंसर इज राइट हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति का भयात्मक एवं संवेगात्मक दृष्टि से समुचित रूप से स्थिर रहना, शरीर का सुविकसित होना और स्वभाव उत्तम प्रकृति का होना लक्षण होते हैं। कुपोषण के, उत्तम पोषण के, सामान्य पोषण के या फिर आपके इनमें से कोई नहीं? तो सुविकसित की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, स्वभाव उत्तम प्रकृति का रहता है तो उत्तम पोषण के लक्षण होते हैं। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। कांथा कढ़ाई से बनी उत्सव अवसर के लिए पलंग की चद्दर को क्या कहा जाता है? सुजनी, सुबेर, सैंची, सांगली? तो यहाँ पर आपकी कांथा कढ़ाई से जो बनाई गई पलंग की चद्दर होती हैं उनको सुजनी कहा जाता है। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। जब काला रंग किसी अन्य रंग में डाला जाता है तो इसे कहते हैं क्रोमा कहते हैं, टिंट कहते हैं, छाया कहते हैं या रंग मूल्य कहते हैं? तो इसको अगर काले रंग में
सॉरी, किसी चीज़ में अगर काला रंग डाला जाता है तो उसको छाया कहते हैं। ठीक है, टिंट किसको कहते हैं? जब किसी का कलर में सफ़ेद रंग को मिलाया जाता है तो उसको टिंट कहा जाता है। अगर हम किसी वस्तु में अगर काले रंग को मिलाते हैं तो उसको छाया कहा जाता है, यानी कि अपने वास्तविक रंग से वो गहरा रंग लगने लगता है। ठीक ठीक है। और नेक्स्ट है आपका टिंट। तो टिंट क्या है? टिंट में सफ़ेद रंग मिलाने से वह अपने वास्तविक रंग से हल्का हो जाता है, ये आपको याद रखना है। छाया में काला रंग मिलाया जाता है उसको छाया कहा जाता है, और जिसमें सफ़ेद रंग मिलाया जाता है उसको टिंट कहा जाता है। और रंग मूल्य किसको कहा जाता है? यानी कि बल या मान। तो बल मान आपके गहरे व हल्केपन से संबंधित है। ठीक है, ये जो रंग मूल्य है ये आपके हल्के व गहरे रंग से संबंधित है। फिर बात करेंगे हम क्रोमा या घनत्व की। क्रोमा को घनत्व भी बोला जाता है, ये आपके रंगों के चमक व धुंधलेपन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको चारों चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। जब काला रंग किसी अन्य रंग में डाला जाता है तो उसको छाया कहा जाता है। जब सफ़ेद रंग किसी अन्य रंग में डाला जाता है तो उसको टिंट कहा जाता है। रंग मूल्य गहरेपन व हल्केपन से संबंधित है। क्रोमा चमक एवं धुंधलापन से संबंधित है। ठीक है, चारों चीज़ें आपको याद रखनी है, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। कलर से संबंधित 2 से 3 प्रश्न आपको जरूर ही देखने के लिए मिलेंगे। 2 प्रश्न तो आपको जरूर ही देखने के लिए मिलेंगे। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका कलर्स है, आपका जापानी पुष्प सज्जा है, उससे ज़रूर ही आपको एक प्रश्न देखने के लिए ज़रूर ही मिलेगा। कलर से ज़रूर मिलेगा आपका, और 2-3 परिभाषाएं आपको ज़रूर मिलेंगी देखने के लिए। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पर आपको गहन अध्ययन करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार वह स्थान है जहां सेवाओं का विनिमय होता है, वस्तुओं और सेवाओं का स्वरूप दिया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है या वस्तुओं का परिकृत किया जाता है। तो बाजार कैसा स्वरूप है? जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है। सी आंसर इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, LEF का अभिप्राय है। LEF का अभिप्राय क्या है आपका? लेबलिंग इकोलॉजिकली या अप्रूव्ड फैशन है, या फिर लास्टिक इकोलॉजिकली एप्रल एंड फैशन है, या फिर लेटेस्ट इकोलॉजिकली अप्रूव्ड फैशन है, या फिर लीन इकोलॉजिकली एप्रल एंड फैशन है। तो आपका लेबलिन इकोलॉजिकली जो अप्रूव्ड फैशन, यानी कि बी आंसर, बी जो है आपका लेबलिंग इकोलॉजिकली अप्रूव्ड फैशन, ये आपका बी आंसर इज राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, लेबलिंग इकोलॉजिकली अप्रूव्ड फैशन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से अनौपचारिक ऊर्जा स्रोत हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा या भू उष्मीन पेट्रो रसायन ऊर्जा। तो यहाँ पर अनौपचारिक ऊर्जा स्रोत की अगर बात करें हम लोग, अनौपचारिक ऊर्जा स्रोत आपका सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, समुद्री ऊर्जा है और भू उष्मीन ऊर्जा नहीं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शायद आपको देखने में परेशानी हो रही होगी, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है मैम, अब दिखाई दे रहा है? अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल एनर्जी जो होगी आपकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा और भू उष्मीन ऊर्जा होगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। पेट्रो रासायन ऊर्जा अनौपचारिक ऊर्जा में नहीं आता है। ठीक है, आज के सेशन का आपका लास्ट प्रश्न है, मेयोनोज में पायसी कारक का प्रयोग होता है। मेयोनोज में कौन से पायसी कारक का प्रयोग होता है? मायोग्लोबिन, सेल्यूलोज, सोया प्रोटीन या लेसिथीन। तो मेयोनोज में जो आपका पायसी कारक होता है वो लेसिथीन का प्रयोग होता है। डी आंसर इज राइट हो जाएगा। अच्छा, आप मेरे को बताइए, लेथीरिज्म रोग किसके कारण होता है? लेथीरिज्म रोग होता है आपका, ये जो आपका अरहर की दाल होती है ना, इसकी मिलावट किस में होती है? केसारी दाल में केसारी दाल की मिलावट अरहर की दाल में होती है, और जब हम उस दाल का सेवन करते हैं तो हमें लेथीरिथम
लैथीरिज्म रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? लैथीरिज्म रोग। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थ रेटिनॉल का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? रेटिनॉल किसका रासायनिक रूप है? विटामिन ए का रासायनिक रूप है रेटिनॉल। और रेटिनॉल का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो रेटिनॉल का सर्वोत्तम स्रोत आपका गाजर है। ठीक है, बी आंसर इज राइट हो जाएगा। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगता है तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर बताएं क्योंकि मैडम आपके लिए बहुत मेहनत करती हैं और आप लोग बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो प्लीज़ इंटरेस्ट भी लीजिए, अपना प्यार साथ सब कुछ बनाए रखिएगा। और अगर यहाँ पर आपको बहुत बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस सेट की तैयारी यहाँ पर मैं आपको करा रही हूँ, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही, मेरा तो ये मानना है कि 80% आपको यहाँ से हेल्प मिल ही जाएगी। तो प्लीज़ आप जो चीज़ आपको नहीं पता है तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होती हैं मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देती हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी ना, परेशानी ना आए एग्ज़ाम में। और यहाँ पर प्रश्नों से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ अधिक से अधिक देने की मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ। तो आई होप आपको ये पसंद आए वीडियो। तो यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नई ऊर्जा के साथ और नई उमंग के साथ। थैंक यू।